आप सभी के मन में कई सारे प्रश्न होंगे कि गाय जो एक सामान्य उपयोगी पशु है, जिसके बारे में हम लोग पुस्तकों में पढ़ते आए कि काउ इज एन यूजफुल एनिमल, भला उसके लिए विद्यालय में क्या काम? ये काम तो किसी मंदिर में होना चाहिए था, किसी गौशाला में होना चाहिए था। सरस्वती के मंदिर जहां हम पढ़ाई करते हैं वहां पर आप लोगों का आना क्यों हुआ? चल रहा है ना बेटा ये प्रश्न आप लोगों के मन में? हिंदी समझ में आ रही है ना आपको? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए आपको हिंदी में ही समझना पड़ेगा। मैं प्रयास करूंगा धीरे धीरे बोलने का। देखिए, गाय माता को माता कहा है, ये तो आप मानते हो ना? तो मां सबकी होती है और मां सब पर कृपा करती है, ये भी मानते हो ना? तो जब गाय माता हमारी माता है तो फिर आप विद्यार्थियों पर, स्टूडेंट्स पर भी तो कृपा करेगी। आपके मन में यह प्रश्न है कि गाय का भला पढ़ाई से क्या संबंध हो सकता है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन, द स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड स्टूडेंट। गाय माता को जिस दिन आप पढ़ने वाले बच्चे समझ गए, मुझे विश्वास है कि आपको एक चौपड़ी को 4 बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार पढ़ करके आप उस विषय वस्तु को कंठस्थ कर सकते हैं। किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए पात्र चाहिए। आइसक्रीम खाते हो तो भी कप चाहिए ना, या कौन चाहिए नीचे? जरूरत होती कि नहीं? आप सीधा हथेली पर लेके आइसक्रीम खाओगे तो हाथ ठंडा हो जाएगा कि नहीं? दूध पियोगे, छाछ पियोगे तो भी ग्लास चाहिए। सब्जी लोगे तो भी प्लेट चाहिए, डिश चाहिए, चाहिए कि नहीं? हमारे जीवन की सामान्य क्रियाओं में भी पात्रता चाहिए। तो विद्या, शिक्षा, एजुकेशन, ज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। पात्रता के बिना कैसे मिलेगा? शिक्षक, आपके गुरुजी, आपके टीचर्स, आपके मैडम, आपके सर आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आप में पात्रता तो हो। रेनी सीजन चल रहा है ना, पावस काल क्या बोलते अपने इधर, बरसात का समय। अपने स्कूल की छत पर 3 मटके रखे हों और बारिश आ जाए, पानी गिरे, एक मटका पूरा भर जाए, एक मटका आधा भरे और एक मटका खाली रहे, तो क्या गलती बादलों की है? नहीं, कहीं न कहीं उन मटकों की स्थिति की गड़बड़ है। जो मटका सीधा रखा था वो पूरा भर गया, जो टेढ़ा पड़ा था वो आधा भरा, जो उल्टा रखा था वो खाली ही रहेगा। एक क्लासरूम में एक साथ 20 या 30 विद्यार्थी बैठते हैं ना, एक बार में पढ़ाते कितने टीचर्स हैं बताइए? 1 टाइम 1 टीचर, यही ना? एक क्लासरूम में एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे 20 हैं, 15 बच्चे तो 90% से अधिक नंबर ला रहे हैं और 15 बच्चे कम ला रहे हैं, तो क्या अधिक नंबर लाने वाले को टीचर्स, गुरुजी, सर कान में पढ़ाते हैं क्या? नहीं ना। पढ़ा सबको समान रूप से रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पात्रता का अंतर है। पात्र बनाने का कार्य गाय माता करती है। छांदोग्य उपनिषद एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उस ग्रंथ को जब आप पढ़ें तो उसमें पाओगे कि जबाला नाम की एक स्त्री का बेटा था सत्यकाम, जो पढ़ना तो चाहता था लेकिन बुद्धि भी कमजोर थी और प्रमादी था, आलसी था, पढ़ नहीं सकता था। तब उनको आचार्य ने, यानी कि उस समय के प्रिंसिपल ने गाय माताएं दी, कहा इनको ले जाओ और कुछ दिन इनके साथ रहो, इन्हीं का दूध पियो, ये अधिक हो जाए तब आना। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि वो बालक सबसे अधिक बुद्धिमान हो गया। हमारे पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ हमको मार्गदर्शन देते हैं। तो पढ़ने के लिए वास्तव में जो आपको चीज चाहिए, उस चीज को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए 2 चीजें चाहिए। देखिए, पहले तो आप दिल और दिमाग में एक चीज अच्छे से बिठा दो कि गाय एक पशु नहीं है। अगर आप पशु समझोगे तो फिर मेरी कोई भी बात समझ में आएगी नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि तिलम न धान्यम पशुवत न गावः। गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता सनातन संस्कृति का प्राण है। गाय माता जानवर नहीं, गाय माता भारत की परंपराओं की जान है। और सही मायने में देखो तो गाय माता देवताओं के समान है। एक छोटा सा ही वैज्ञानिक प्रमाण में आपकी सेवा में रख, आप लोग भी थोड़ा बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा।
हाँ, आप जो खड़े हैं ना कार्यकर्ता, इस पे से थोड़ा सा बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए, जहां आपको आपके योग्य स्थान लगे वहां बैठ जाइए। देखो बच्चों, हाई ब्लड प्रेशर एक प्रॉब्लम होती है, नाम सुना आपने? मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि किसी भी इंसान के शरीर का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से अधिक नहीं होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा विज्ञान बोलता है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आपको प्रतिदिन टेबलेट खानी पड़ेगी, टिकड़ी कहते हैं ना गुजराती में, गोली खानी पड़ेगी। अगर नहीं खाओगे तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट खराब हो सकता है। आयुर्वेद पर विश्वास करने वाले लोग सर्वगंधा घनवटी नाम की टिकड़ी खाते हैं। एलोपैथी पर विश्वास करने वाले लोग एमोलवास या एनवास 25 जैसी कोई टैबलेट खाते हैं। कुल मिलाकर के जिसको जिंदा रहना है, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, उसको गोली खानी पड़ेगी। एक दिन आप परीक्षा ले लीजिए गाय माता की। सुबह सुबह आपके पिताजी, दादाजी जिनका भी बीपी ज्यादा हो, उनका ब्लड प्रेशर किसी डॉक्टर से चेक करा लीजिए, कितना ज्यादा है लिखवा लीजिए। गोली दवाई कुछ मत खाइए, सीधा आप देसी गाय माता जो भारतीय नस्ल की हो, जिसकी पीठ पर कंधा हो। एक तो विदेशी गायें आती ना आजकल जो ऊपर से एकदम सपाट होती है, जिनको जर्सी, होलिस्टन, फ्रीजियन, रेड ऑस्ट्रेलियन कहते हैं, वो वस्तुतः गाय है नहीं, एक विदेशी वर्ण संकर पशु है। और गीता जी के पहले अध्याय में लिखा है कि वर्ण संकरता कुल का नाश करती है। और गीता जी को नहीं मानो तो आधुनिक विज्ञान की मान लो। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष तक अगर जर्सी का दूध पी ले तो उसको सीजोफ्रेनिया, ऑटिज्म और कैंसर जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ती है। भारत में 1963 में सबसे पहले ये विदेशी जानवर जर्सी होलिस्टन पंजाब में आए, आज भी वही सबसे ज्यादा है। पंजाब से एक वीकली ट्रेन निकलती है भटिंडा नामक शहर से, जो राजस्थान के बीकानेर शहर में आती है। आप नेट पर सर्च करिए, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। क्यों? क्योंकि जर्सी के A1 प्रोटीन मिल्क को पीने से हमारी जो सेल्स होती हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ करने लगती है, जिससे कैंसर पैदा होता है। और इतने अधिक कैंसर के रोगी बठिंडा के आसपास हो गए हैं उन जर्सी का दूध पीने से कि हर सप्ताह पूरी ट्रेन भर करके वो पेशेंट राजस्थान के बीकानेर शहर में आचार्य तुलसी रीजनल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। वस्तुतः जर्सी गाय नहीं, एक विदेशी घातक वर्ण संकर इंसान को रोगी और दिमाग को कमजोर करने वाला जानवर है। मैं जो भी गाय माता की चर्चा कर रहा हूं, इसका मतलब अपने देश में पनपी, चाहे वो गीर है, चाहे कोकरेज है, चाहे थारपारकर है, जिसकी पीठ पर कंधा हो, ऐसी गाय माता की चर्चा कर रहा हूं। तो ऐसी गाय माता के पास ले जाइए बीपी के पेशेंट को, 15-20 मिनट तक उनकी पीठ पर हाथ घुमाइए। टेबलेट कुछ नहीं देनी है, सिर्फ उनको सहला करके, उनकी परिक्रमा लगा के, बिना गोली दवाई खाए वापस आप डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक कराइए। कोई टेबलेट नहीं ली, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई टिकड़ी नहीं खाई, सिर्फ गाय माता को सहलाया और उनकी परिक्रमा लगाई। इतना करने मात्र से उस समय ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिलेगा। और आप जब प्री और पोस्ट, पहले की और बाद की दोनों रिपोर्ट्स अपनी आंखों से देख लो तो विचार कर लेना कि जिस गौ को सहलाने से ही, परिक्रमा लगाने से अगर किसी का रोग नियंत्रित होता हो, डिजीज कंट्रोल होती हो, तो ऐसी स्पर्श शक्ति दाता गाय माता क्या साधारण पशु हो सकती है? नहीं। तो आपको पात्र बनाने में भी गाय माता की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि यहां आप सब विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं केवल पढ़ाई की ही चर्चा करूंगा, दूसरी कोई चर्चा नहीं करूंगा, ताकि आपके जीवन का जो अनमोल समय है वो खराब नहीं हो, आप बिना रटे अच्छे से पढ़ सको और जीवन भर भूलो नहीं। देखो, मानो मत मानो, आज पूरे देश में शिक्षा पद्धति के अंदर एक बहुत बड़ी कमी चल रही है। हर विद्यार्थी के दिमाग में एक ही चीज रहती है कि एग्जाम तक याद रखना है ना बेटा। अब आप विचार करिए, आपने बहुत रटा, बहुत पढ़ा, एग्जाम तक आपको याद है, अच्छे नंबर आए, आपने MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गए, लेकिन बाद में याद नहीं है, तो ऑपरेशन थिएटर में 2-4 को रोज मारोगे कि नहीं मारोगे? यही तो हो रहा है। जो पढ़ा वो जीवन भर याद रहे, उसको कहते हैं एजुकेशन। ये वर्तमान मैकाले शिक्षा पद्धति सिर्फ हम लोगों को कमजोर बना रही है। इतिहास उठा के देखो, नल और नील नाम के 2 इंजीनियर थे जिन्होंने राम सेतु बनाया। वो ब्रिज आज भी समुद्र की लहरों में भी हजारों वर्ष बाद जिंदा है। त्रेता युग का बना हुआ ब्रिज आज भी है। और आजकल के जो इंजीनियर पुल बनाते हैं 50 साल भी नहीं टिक पाते, ढह जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है।
बच्चा एक बार या दो बार पढ़े, एग्जाम के बाद भी उसको लाइफ टाइम तक याद रहे, तो समझिए वो शिक्षित है, बाकी अनपढ़ ही कहा जाएगा। आप जो पढ़ो जीवन भर याद रहे, उसके लिए मूल रूप से आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी विद्यार्थी में 3 लक्षण नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता। पहला लक्षण, स्वयं का दिमाग तेज होना चाहिए। दूसरा लक्षण, आलस्य नहीं होना चाहिए। तीसरा लक्षण, शरीर में रोग नहीं होना चाहिए। बताओ बच्चों, बीमार आदमी पढ़ पाएगा? जिसको हेडेक होता हो, जिसको पेट दुखता हो, जिसको रोज फीवर आता हो, क्या वो अच्छे से पढ़ सकेगा? नहीं। जो आलसी है, क्या वो पढ़ेगा? अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। न आलसी विद्यार्थी पढ़ सकता है और न ही बुद्धिहीन विद्यार्थी पढ़ सकता है। प्रश्न, आलस्य कहां से आता है और बुद्धि कहां से आती है? गीता जी के 17वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में लिखा है, भोजन से। नहीं समझे ना? सरलता से समझाता हूं। अपने यहां रोटी बनती है डेली, कभी कभी अपने इधर बाटी भी बनती है। क्या बनती है? रोटी खा के जितनी मेहनत होती है, जितना श्रम होता है, जितना कार्य आप कर सकते हैं, उतना कार्य बाटी खाने के बाद होता है क्या? नहीं होता है। थोड़ी नींद ज्यादा आती है। रोटी आटे से बनती है। आटा मतलब लोट है ना, लोटी बोलते हैं ना। रोटी लोट से बनती है, तो बाटी भी लोट से बनती है। रोटी के आटे में पानी मिलाते हैं, तो बाटी के आटे में भी पानी मिलाते हैं। रोटी के लोट में स्वाद के लिए नमक डालते हैं, मिठू, तो बाटी के आटे में भी डालते होंगे। रोटी को अग्नि पे सेकते हैं, बाटी को भी अग्नि पे सेकते हैं। रोटी पर घी लगाते हैं, बाटी पे भी लगाते हैं। विचार करिए, अंतर कुछ नहीं है। आटा वही, मतलब लोट वही, पानी वही, अग्नि वही, अंतर कुछ नहीं। फिर रोटी खा के काम अधिक होता है और बाटी खा के काम कम क्यों? अंतर सिर्फ एक है, आकार का, डिजाइन का। रोटी चपटी होती है और बाटी गोल होती है। वो गोल बाटी खा के हम खुद ही गोल हो जाते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। अब विचार करिए, सिर्फ भोजन का आकार बदलने मात्र से भोजन अपना प्रभाव बदल ले, तो जब भोजन ही बदलेगा तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? होगी। और अभी हिंदुस्तान का भोजन बदल चुका है। 1947 में भारत में 82 करोड़ 82 करोड़ गाय माताएं थी। आज 4 करोड़ ही बची है। भैंसे, भैंस को गुजराती में क्या बोलते हैं? भैंसी बोलते हैं ना। भारत में इस समय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि 37 करोड़ भैंसे हैं। 7 करोड़ जर्सी होलिस्टन रेड विदेशी वर्ण संकर पशु हैं और 4 करोड़ के आसपास गाय माताएं हैं। तो बोलिए, अपने यहां जो दूध से बनने वाली चीजें हैं, आइसक्रीम, बटर, चाय, कॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, घी, दही, छाछ, ये किसका ज्यादा मिल रहा है? बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा ना। भैंस का और जर्सी का। अब भैंस और जर्सी का दूध, दही, घी हम इस्तेमाल करेंगे तो बोलो हमारे दिमाग और हमारे शरीर पर उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब भैंस तो बहुत आलसी होती है। आप कभी भी देखना, भैंस खा के और बैठ जाती है, बैठी बैठी लघु शंख का यूरिन कर देती है और पूंछ घुमा के उसी में मिक्स करके स्नान भी कर लेती है। आपने किसी देसी गाय माता को बैठे बैठे मूत्र त्याग करते हुए देखा? नहीं देखा। तो विचार करो, जिस भैंस को मूत्र त्याग के लिए उठने में आलस्य आता हो, ऐसी आलसी भैंस का दूध अगर आप पियोगे तो आपके शरीर में आलस्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप कभी भी देखिए, भैंस का बच्चा अपनी मां का दूध पीने के 5 मिनट बाद ही एक तरफ बैठ के सो जाता है, लेकिन गाय माता के बछड़े को देखना, वो अपनी पूंछ उठा के पूरे आंगन में उछलता है, कूदता है, दौड़ता है। तो बोलो एनर्जी किस में ज्यादा है? गाय माता के दूध में। आप 3 भैया बहन हो, एक छोटा सा प्रयोग करके देखिएगा। एक भैया बहन गाय माता का दूध पियो, एक भैंस का दूध पियो, एक जर्सी का दूध पियो। 1 वर्ष तक, 1 साल तक ये क्रम चालू रखो। वर्ष पर बाद आप अपने आप में अंतर देखोगे। देसी गाय का दूध पीने वाला बच्चा 5 बजे अपने आप उठने लग जाएगा। जर्सी का दूध पीने वाला 6 बजे आवाज लगाएंगे, बूम पाड़ेंगे तो उठ पाएगा। और भैंस का दूध पीने वाला तो 7 बजे तक बिस्तर में करवटें बदलता ही नजर आएगा। इट्स इफेक्ट ऑफ बफेलोज मिल्क। विज्ञान भी स्वीकार करता है कि भैंस के दूध में बैड फैट और ट्रांस फैट ज्यादा होने से शरीर में जड़ता बढ़ती है, परिणाम स्वरूप आलस्य बढ़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आपके घर में भैंस हो तो आप उसको निकाल दीजिए या मार दीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। व्यापार के लिए आप 2 या 3 भैंस रखिए, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप अपने माता पिता से, अपने, क्या कहते हैं गुजराती में माता पिता को? माँ बाप। आप अपने माँ बाप से ये
आग्रह तो कर ही सकते हैं कि आप 3 भैंस धंधे के लिए रखिए, लेकिन हम बच्चों के लिए एक गाय माता अवश्य रखिए। या बाजार से दूध आ रहा है, 2 लीटर दूध परचेज कर रहे हो, तो कम से कम आधा लीटर दूध आप बच्चों के लिए तो गाय माता का ही होना चाहिए। फिर बात करें बुद्धि की, तो हिंदी में एक मुहावरा है, अक्कल बड़ी या भैंस। वैसे तो भैंस के खिलाफ बहुत सारे मुहावरे हैं। अगर किसी आदमी का काम बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में। कोई बिल्कुल पढ़ना नहीं जाने तो उसके लिए क्या कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। किसी को बहुत समझाओ और फिर भी उसकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठे तो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा क्या, कुछ तो गड़बड़ होगी तभी तो ये मुहावरे बने हैं। इसी कड़ी का मुहावरा है कि अक्कल बड़ी या भैंस, मतलब भैंस में अक्कल नहीं होती। एक भैंस को कोई सुबह सुबह अपने घर से खोल दे और कह दे कि भैंस जाओ और खा पी के दूध देने के लिए घर पे आ जाना, मेरा दावा है अकेली घर से छोड़ी हुई भैंस कभी लौट के नहीं आती, उसको ढूंढ के लाना पड़ता है। 3 घंटे बाद, 3 क्लॉक बाद वो अपना घर भूल जाती है। और गाय माता को दूसरी जगह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मालपुर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, दूध निकाल के सड़क पर छोड़ देते होंगे। क्योंकि कल जब मैं जो गुजरा तब देखा मैंने, कम से कम 20 गाय माताएं सड़क पर घूम रही थी। छोड़ते हैं ना इधर गाय माताओं को, दूध निकाल के सुबह गाय माता को छोड़ दो, दिन भर वो कहीं भी घूमेगी, चाहे उसको चारा नहीं मिले, प्लास्टिक भी खाएगी, लेकिन शाम को दूध देने का टाइम होते कि घर पर पहुंच जाती है। तो बोलो मेमोरी पावर किसका ज्यादा है, गाय माता का। आपके घर में गाय माता भी नहीं और भैंस भी नहीं हो तो भी जांच करने का एक तरीका बताता हूं। कल सुबह आप अपने घर के बाहर एक रोटी लेके खड़े हो जाओ, कोई भी घूमती हुई गाय माता आ जाए, उसको रोटी खिला दो और घड़ी में समय देख लो। गौ माता घड़ी नहीं पहनती, लेकिन दूसरे दिन 24 घंटे बाद करीब करीब उसी समय वापस आपके दरवाजे के बाहर आकर के खड़ी हो जाएगी कि इन्होंने हमको भोजन कराया था। और भैंस को भले आप पूरा टोकरा भर के हलवा खिला दो, दोबारा दर्शन देने वाली नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि बफेलो इज अ शॉर्ट मेमोरी पेशेंट। भैंस के दिमाग का इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम बहुत लो एमबी का होता है, ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम रहता है, 3 घंटे पुरानी फाइल खुद ही डिलीट हो जाती है। तो विचार करो मेरे प्यारे बच्चों, जिस भैंस को 3 घंटे पुरानी बात याद नहीं रहे, उसका दूध पियोगे तो आपको कुछ याद रहेगा क्या, नहीं ना। अच्छा, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भैंस के दूध का रंग कैसा होता है, कलर सफेद, और देसी गाय माता के दूध का रंग पीला। जो घास भैंस खाती है वही गाय माता भी खाती है। क्या आप गाय माता को कभी हल्दी खिलाते हो, केसर खिलाते हो, नहीं, फिर भी गाय माता का दूध पीला क्यों, रीजन समझ लीजिए। गाय माता की पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है। जैसे ही गाय माता सूर्य के प्रकाश में जाती है, सूरज की रोशनी में, वो सूर्य केतु नाड़ी सक्रिय होकर के लिक्विड गोल्ड साल्ट, तरल स्वर्ण क्षार नाम का तत्व दूध में छोड़ती है। वो दूध में मिलती कि सेरिब्रोसाइड नाम के तत्व का निर्माण करता है। वो सेरिब्रोसाइड हमारे दिमाग के टिश्यूज को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, जिससे हमारा मेमोरी पावर यानी कि याद रखने की क्षमता, स्मरण शक्ति बढ़ती है। समझ गए, पक्का। चलिए, एक आप सब प्रोग्रेस चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, छोटा सा प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर दीजिएगा। गाय माता का बछड़ा जब बिल्कुल छोटा होता है तब आप उसे क्या कहते हैं, वासरू, वाछड़ो, हाँ गुजराती में बोलिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, करीब 1 साल का, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, केल्डो। 2 साल का हो जाता है फिर क्या कहते हैं, आप बड़ी माताएं बता दीजिए। 2 साल का हो जाए फिर केल्डो, रेल्डो, और पूरा बड़ा हो जाए तो बलद। सिस्टम को समझना, पहले बाछड़ा था, फिर केल्डा हुआ, फिर रेडा हुआ, फिर बलद हुआ। बोलो प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई, हुई ना। और भैंस का बच्चा छोटा होता है तो उसको आप क्या कहते हैं, पाडा। जवान हो जाता है तो भी पाडा, और बुढ़ा होकर मर जाता है तो भी, अब वो पाडा 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 ही रहता है, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। ये नाम आपने या हमने नहीं रखे,
हजारों वर्ष पहले अपने पूर्वज रख के गए और उन्होंने संकेत की भाषा में हमको इंडिकेट करने की कोशिश की कि जो बच्चा गाय माता का दूध पी के पड़ेगा वो तो बछड़े, केरड़े, रेड़े और बलद की तरह आगे बढ़ेगा और भैंस का दूध पीने वाला पाडा 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 ही। तो बोलिए आप दूध किसका पिएंगे? गाय का नहीं बेटा, गाय माता का। क्योंकि गाय तो मैंने बताया ना, जर्सी होलिस्टन को भी बोलने लग गए। शुद्ध देसी गाय माता जिसकी 3 पहचान होती है। पीठ पर कंधा, कंधा समझते हो ना, उभरा हुआ हिस्सा होता है शिवलिंग जैसा, गले में कंबल, ऐसी जालरी लटकी रहती है और बोले तो गाय माता के मुख से शब्द निकलता है मां, जो हवाई अड्डे की तरह ऊपर से प्लेन हो, गले में जिसके कुछ नहीं हो और बोले तो जिसकी आवाज ही अटपटी सी हो, वो गाय माता नहीं, वो विदेशी वर्ण संकर जानवर है। तो दूध गाय माता का पिएंगे। चलिए, ये सारी बात आपको समझाने के लिए कही थी। अब 3 नियम बता रहा हूं आपको और मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी बेटे और बेटियों को, भैया और बहनों को, कि आप अगर उन 3 रूल्स को फॉलो कर लो, 3 नियमों का पालन कर लो, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो आज पढ़ रहे हो वो 20 वर्ष बाद भी आपको वैसे ही याद रहेगा जैसे स्वामी विवेकानंद जी को याद रहता था। बताऊं? थोड़ा एकदम आप व्यवस्थित रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अटेंशन पोजीशन में बैठिए ताकि वो 3 बातें आपको अच्छे से याद रहे और आप दूसरों को भी बताइएगा। पहला नियम, रात्रि को 10 बजे आप अपनी चौपड़ी, मोबाइल और टेलीविजन तीनों बंद करके सो जाओ। 10 बजे बाद अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो समझ लो कि वो अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है। मुझे पता है कि आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन यही सिखाती है कि 12 बजे तक पढ़ो, 1 बजे तक पढ़ो, खूब पढ़ो। नहीं, 10 बजे बाद पढ़ने का अर्थ है आप अपना नुकसान कर रहे हो। इसके पीछे सीधा सीधा साइंटिफिक रीजन है और हमारे देश की जितनी भी परंपराएं हैं, भारत की जितने भी नियम हैं, वो सारे साइंटिफिक बेस पर है। अरे अपना देश वैज्ञानिक देश है, अंधविश्वासी देश नहीं है। हमारी परंपराओं के पीछे बहुत डीप साइंस है। छोटी से छोटी परंपरा क्यों नहीं हो, उसके पीछे विज्ञान है। नवरात्रि में गरबा क्यों खेला जाता, उसके पीछे भी साइंस है। श्राद्ध क्यों मनाया जाता, इसके पीछे भी साइंस है। रात्रि को सूर्य डूबने के 3 घंटे बाद, आपने आपके एजुकेशन में एक शब्द पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी जो हमारी बॉडी में होती है। सूर्य डूबने के 3 घंटे बाद, सन सेट के 3 घंटे के बाद मानव शरीर से नींद को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स स्रावित होते हैं। अगर उस समय हम नींद नहीं निकालें, सोए नहीं, तो उन हार्मोन्स का नेगेटिव इफेक्ट, रिएक्शन होता है जो हमारे दिमाग के टिश्यूज को हार्ड करता है। सूर्य डूबने के 3 घंटे बाद यानी करीब 10 बजे सो जाइए। सुबह सूर्य उगने के 3 घंटे पहले यानी करीब 3 से 4 बजे के बीच उठ जाइए। यह है आपके पढ़ने का गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम समय, उत्तम काल। उठते ही के सीधे पढ़ने नहीं बैठना है। 7 परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब समझते हो, राउंड, चक्कर, गाय माता की लगानी है। आप सोचोगे ये तो अंधविश्वास है, नहीं, ये विज्ञान है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पृथ्वी है, धरती, अर्थ, ये किस पे टिकी हुई है? बोलो, आपको पढ़ाया होगा ना स्कूल में। वायुमंडल में ये पृथ्वी किस बेस पर टिकी हुई है? हां बोलिए। अरे भाई सीधा सा उत्तर है, गुरुत्व आकर्षण बल के कारण। शब्द सुना हुआ है ना आप लोगों ने। ये गुरुत्वाकर्षण बल कहां से पैदा होता है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए। चंद्रमा कैसे टिके हुए? पृथ्वी की परिक्रमा करके। आधुनिक एटम साइंस के प्रणेता सर डाल्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तभी वो परमाणु अपने आप को विखंडन से बचा पाता है। समझ गए ना? परिक्रमा में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए तो मंदिर जाते हैं तो भी परिक्रमा करते हैं।
जिसकी परिक्रमा करते हैं उसकी पॉजिटिव एनर्जी अपने को प्राप्त होती है। और भारतीय धर्म ग्रंथों में लिखा है सर्वे देवा गवामंगे, इसका वैज्ञानिक अर्थ होता है कि गौमाता के शरीर से रेगुलर पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होती है। जब कोई पढ़ने वाला बच्चा स्टूडेंट गाय माता की सुबह 7 परिक्रमा करे तो गौ माता के शरीर से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी उस बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करती है। उसके प्रभाव से बच्चा जो कुछ पढ़ता है उसको तुरंत समझ में आता है और वो भूलता नहीं है। और तीसरा और अंतिम कार्य, रात्रि को सोने से पहले आपको 1 गिलास गाय माता का दूध पीना है। सुबह नहीं पीना है। सुबह दूध चाय कॉफी तीनों चीज नहीं पीनी चाहिए। सुबह आप छाछ पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, दही खा सकते हो। रात्रि को दूध पीना है और वो भी 365 दिन नहीं। कई माँ बाप हमको पूछते हैं कि हमारा बच्चा रोज गाय का दूध पीता है, फिर इसकी बुद्धि तेज क्यों नहीं? हम पूछते हैं कि आप इसको डेली पिला रहे हैं? वो कहते हैं हाँ। तो फिर बुद्धि तेज हो ही नहीं सकती। वर्ष में 365 दिन नहीं, सिर्फ 335 दिन ही दूध पिया जा सकता है। जो लोग 365 दिन दूध पीते हैं उनके घुटने, आंत और ब्रेन तीनों में नुकसान होता है। सावन महीना जानते हो? सावन महीना जो राखड़ी वाला महीना आता है, सावन महीने में दूध नहीं पिया जा सकता। मत्स्य पुराण के 36वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है श्रावणे वर्जेत क्षीरम, यानी सावन में दूध मत पियो। और सरल तरीके से समझाता हूं, सावन में दूध कौन से देवता को चढ़ता है बताओ? महादेव को, शिव जी को। अब देवता तो बहुत हैं अपने, फिर अकेले शिव जी को क्यों चढ़ता है? आपने कभी विचार किया? नहीं किया। चलिए आज करते हैं, अपन मिलकर विचार करते हैं। समुद्र मंथन हुआ, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। अमृत निकला, सब देवताओं ने पिया, लेकिन जहर निकला तो किसने पिया? महादेव ने। लड्डू का, मिठाई का, फ्रूट्स का भोग सब देवताओं को लगता है, लेकिन आकड़िया धतूरा किसको चढ़ता है? महादेव को। यानी जहर पचाने का पावर किसमें है? महादेव में। और आयुर्वेद कहता है कि सावन महीने में दूध में वात तत्व अधिक बढ़ जाता है और उस दूध को पीने से घुटना, आंत और दिमाग की बीमारी बढ़ती है। हमारे पुरखे इस बात को जानते थे कि सावन के दूध में जहर जैसे नुकसान करने वाले तत्व है और जहर को सिर्फ शिवजी ही पचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सावन का दूध शिवजी पर चढ़ाना शुरू कर दिया ताकि हम इंसान बीमारियों से बचे रहें। समझ गए? तो सावन महीना छोड़ के आपको रोज गाय माता का दूध रात्रि को पीना है, प्रतिदिन गाय माता की परिक्रमा करनी है और रात्रि को 10 बजे सोना है, सुबह 3 बजे उठना है। ये प्रयोग आप शुरू कर दो, 1 वर्ष में आपका मेमोरी सिस्टम, स्मरण शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि जो कुछ पढ़ोगे आपको जल्दी समझ में भी आएगा और सदैव के लिए याद रहेगा। तो एक बार जयकारा लगाओ, बोलो गौ माता की। ये तो बच्चों पढ़ाई की बात हुई। हाँ, पढ़ने में एक चीज और है, आपके शरीर में रोग होगा तो भी तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आप क्लासरूम में बैठे और हेडेक हो रहा है, बोलो पढ़ पाओगे? नहीं। आपके कमर में पेन हो रहा है, क्या पढ़ पाओगे? कोई भी बीमार व्यक्ति आसानी से पढ़ नहीं सकता। और गाय माता एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। आप सोचोगे ये कौन सी बात हुई? मैं मेरे स्वयं का एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। मेरे पास मेरी 25 वर्ष पूर्व की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर जो डायग्नोसिस करते हैं उसकी जांच की फाइल। आप आज अगर उस फाइल को किसी डॉक्टर को ले जाके दिखाओ, डॉक्टर का प्रथम क्वेश्चन होगा क्या जरूरत है, ये तो मर गया होगा। इतनी बीमारी वाला व्यक्ति कभी जिंदा रह सकता है क्या? 22 टिकड़ी रोज खाता था, फिर भी उठ के चल नहीं सकता था। और आज आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 17 वर्ष हो गए, टिकड़ी एक भी नहीं खाई है। और पिछले 9 सालों में करीब 85,000 किलोमीटर, 85,000 किलोमीटर में पैदल चल चुका हूं, कोई तकलीफ भी नहीं है। सिर्फ गाय माता की शक्ति से। एक संत ने 3 नियम दिए, उन 3 नियमों का पालन किया, आज एकदम स्वस्थ है। वो तीनों नियम आपको भी बता रहा हूं। 4 दिसंबर 2012 को हमने पैदल यात्रा शुरू की। 9 वर्षों में हम 85,000 किलोमीटर पैदल चल गए हैं और करीब 18,500 गांवों में हमने प्रवचन किए हैं। लेकिन कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, एकदम फिट। आप भी फिट रहना चाहो तो 3 रूल्स को समझ लीजिए। सुबह उठ करके आधा कप गौमूत्र, गाय माता का यूरिन
जो कि गंगा जल के समान पवित्र है। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि अपाने सर्व तीर्थानी प्रसवे जानवी नदी, कि गाय माता के गौमूत्र में गंगा का निवास है। बोलो, गंगा गंदी होती है क्या? नहीं, गौमूत्र गंगा के समान है। आप एक ट्राई कीजिए, 4 बोतल लीजिए, एक बोतल में भैंस मूत्र, एक बोतल में गौमूत्र, एक बोतल में गंगा जल और एक बोतल में नॉर्मल पानी भर दीजिए। चारों को 1 महीने तक रख दीजिए, फिर लैब टेस्ट कराइए। नॉर्मल वाटर में, सामान्य पानी में बैक्टीरिया मिलेंगे, भैंस के यूरिन में भी बैक्टीरिया मिलेंगे, लेकिन गंगा जल और गौमूत्र दोनों एज इट इज मिलेंगे, उनमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते। गौमूत्र बहुत बड़ी औषधि है। कैंसर जैसे भयंकर रोग को गौमूत्र से खत्म किया जा सकता है। अगर किसी को कैंसर है, काले रंग की देसी गाय माता का 1 कप गौमूत्र अगर उसको पिलाया जाए तो कैंसर जैसा भयंकर रोग समाप्त हो सकता है। तो 3 नियम सुन लीजिए। सुबह उठ के आधा कप गौमूत्र खाली पेट पी लीजिए। दिन में जब भोजन करो तो गाय माता की 1 गिलास छाछ पीजिए। छाछ के लिए महाभारत में लिखा है, तक्रम सकृष्य दुर्लभम, छाछ देवताओं के राजा इंद्र को भी दुर्लभ है। छाछ एक्चुअल में करती क्या है? बेटा आपको समझ में आ रहा है ना पूरा? तो फिर सिर भी हिलाइए ना, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो इस डाउट में हूं कि आप हिंदी पूरी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कोई चीज नहीं समझ आ पाए तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सत्संग नहीं, एज ए क्लासरूम में बात कर रहे हैं, यूं मान के चलिए। भाई क्लासरूम में आपको कोई समझ में नहीं आती बात तो पूछते हो कि नहीं? वैसे आप पूछ सकते हैं, आपको अधिकार है। हम जो भोजन करते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं भोजन करने को? खावानो। पेट में जाने के बाद वो भोजन, वो अन्न अगर डाइजेस्ट हो गया, पच गया, तो 2.5 घंटे बाद रस बनेगा और उसके बाद रक्त बनेगा, लोही। और नहीं पचा, नहीं डाइजेस्ट हुआ, तो मेडिकल साइंस कहता है कि 3 घंटे बाद वो आपके पेट में एसिड बनना शुरू हो जाएगा। सीने में जलन होगी, खट्टी डकारें आएगी, आंखों की रोशनी घटेगी, स्किन डिजीज होगी, डिप्रेशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, हेडेक बढ़ेगा। छाछ में लीवर को शक्तिशाली बनाने का गुण होता है, जिससे लीवर मजबूत होकर के प्रॉपर मात्रा में पाचक रस स्त्रावित करता है, जिससे हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए दिन के भोजन के साथ छाछ लेनी चाहिए। और रात्रि को सोते समय गाय माता का दूध, अगर घी हो गाय माता का ही, तो थोड़ा सा डाल के पियो। सावन महीने में दूध मत पीना, भाद्रपद महीने में जो अभी महीना चल रहा है उसमें छाछ नहीं पीनी है, और एकादशी के दिन गौमूत्र नहीं पीना है। इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए, इन 3 नियमों का पालन करो। 1 वर्ष में आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत होगा कि छोटी मोटी बीमारी आपको नहीं लगेगी। और विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी हुई 2-3 बीमारियां बता देता हूं। हेडेक, जिनको सिरदर्द बहुत होता है वो बच्चा नहीं पढ़ सकता। इतना सरल उपाय बता रहा हूं आपको सिरदर्द का कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 पंथ 2 काज, हेडेक तो खत्म हो गई, आपकी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर भी बढ़ेगा। रात्रि को सोते समय गाय माता का घी हाथ का बनाया हुआ, यहां नहीं मिले तो अहमदाबाद में मिल जाता है। हमको कल कोई भाई बता रहे थे कि अहमदाबाद में गोपाल भाई सुतारिया की गौशाला है, जहां 700 देसी गाय माताएं हैं, वो हाथ से घी बनाते हैं और दवाई के लिए ही देते हैं, हर किसी को नहीं देते। डॉक्टर की पर्ची हो तो ही वो घी देते हैं, बाकी ऐसे मार्केट में खाने के लिए नहीं बेचते, सिर्फ पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। उनका टारगेट है कि सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी रहे। तो आप अपने स्कूल से लिखा के ले जाना प्रिंसिपल सर से कि हमको थोड़ा याद कम रहता है, तो वो दे देंगे फिर आपको घी। ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 ml चाहिए, बहुत हो जाएगा। उस हाथ के बने हुए गाय माता के घी की 1-1 बूंद आप नाक में डाल के सो जाइए। ये प्रयोग आप 90 दिन करिए, हेडेक तो खत्म होगा ही होगा, आपकी याद रखने की शक्ति भी कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम है तो बड़ी खतरनाक। मेरी को एक दिन एक मां बता रही थी कि मेरी बेटी फेल हो गई। हमने पूछा क्यों, पढ़ाई नहीं की क्या? हाँ, वो बहुत टेंशन में रहती थी। मैंने कहा क्यों? कि उसके बाल बहुत जड़ते थे, केस बहुत जड़ते थे, इसलिए टेंशन में रहती थी, इसलिए फेल हो गई। ऐसा होता है क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा। अगर आपके बाल बहुत जड़ते हैं
बालों में डैंड्रफ है, आप सारे शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल यूज कर चुके हो, फिर भी ठीक नहीं है, आप एक लास्ट प्रयोग करिए। गाय माता के गोबर का रस, गोबर जानते हैं ना, क्या कहते हैं गोबर को गुजराती में? पोटला। हाँ हाँ, देखो मैं सीखना चाहता हूं ना बेटा, मैं कल ही गुजरात में आया हूं शाम को ही, तो मुझे गुजराती आती नहीं, तो 2-4 दिन आप मुझे बताओगे तो मैं भी सीख जाऊंगा। अब मैं नहीं भूलूंगा, आज पोटला सुन लिया ना तो ये लाइफ टाइम के लिए सेव हो गया। उसका शुद्ध नाम है हिंदी में गोशकृत और परंपरागत नाम है गोबर। गोबर का अर्थ होता है, गो का मतलब गाय और बर का मतलब वरदान। गाय माता के गोबर का रस लीजिए थोड़ा सा, उस गोबर के रस में थोड़ा सा गोमूत्र डालिए। बाजार में 2 औषधि मिलती है मेडिकल स्टोर पर, आयुर्वेदिक स्टोर पर, आंवला और सिकाकाई, ये दोनों भी 1-1 चम्मच उसमें डाल दीजिए। 4 दिन के लिए रख दीजिए। 4 दिन बाद आप उसको अच्छी तरह हिला करके बालों में लगा लीजिए। 1 घंटे बाद धो लीजिए। यह प्रयोग आपको सिर्फ सप्ताह में 2 बार करना है। अगर आपने 2 महीना यह प्रयोग कर लिया, आपके बाल महारानी पद्मिनी से भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे, बालों में प्रॉब्लम नहीं बचेगी। ये आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए। अगर किसी की आईसाइट वीक है, आंखों की रोशनी कमजोर है, तो भी पढ़ने में दिक्कत आएगी। 10 किलो गाय माता का गोबर लीजिए, पोटला, आधा गोबर जमीन पर बिछा दीजिए, उसके ऊपर एक कपड़ा रख दीजिए, बाकी का गोबर उसके ऊपर डाल दीजिए। 5 घंटे बाद कपड़े को निकालिए और निचोड़िए। जितना गाय माता का गोबर का रस उसमें से निकले, उतना ही तिल का तेल मिलाइए और पकाइए धीरे धीरे। थोड़ी देर में गोबर का रस जल के नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर उठ जाएगा। उस तेल को छान करके रख दीजिए। गाय माता के गोबर के रस में पके हुए उस तिल के तेल की 1-1 ड्रॉप आंख में, 1-1 बूंद, 1-1 टपका आंख में डालना शुरू कीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी आईसाइट कंप्लीट हो जाएगी। जिनकी आंखों में खुजली बहुत चलती हो, रेड रहती हो, जलन होती हो, इंफेक्शन हो आंखों में, आधा टपका शहद मध और आधा टपका घी, दोनों को मिला करके रात को सोते समय आंखों में लगाना शुरू करिए। आंखों का इंफेक्शन विदिन 7 डेज समाप्त हो जाएगा। ऐसे कई प्रयोग हैं। बस आप कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि गाय माता एक चलता फिरता हॉस्पिटल है, जिसके साथ रहने से ही रोगों पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 800 बरस हम जो गुलाम रहे, किसके? मुगलों के, पुर्तगालियों के, अंग्रेजों के। इन 800 सालों में हमारे दिल और दिमाग में एक बात बैठ गई कि गाय एक पशु है, और उसी चीज ने हमारी आर्थिक स्थिति को भी कमजोर किया है। पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वर्ल्ड बैंक से हमने लोन ले रखा है। पहले भारत जगत गुरु कहलाता था, दुनिया के बच्चे नालंदा और तक्षशिला में पढ़ने के लिए आते थे। आज मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश के बच्चों को पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गौ आधारित शिक्षा प्रणाली समाप्त हुई। गाय माता के कारण पहले हर स्कूल में, जिसको गुरुकुल कहा जाता था पुरानी भाषा में, प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर 2 गाय माता होती थी। बच्चे खुद गाय माता की सेवा करते, उनका दूध दही की खाते। बुद्धि इतनी तेज थी कि हमने बहुत कुछ दिया दुनिया को। आपको आजकल ऐसा फील होता होगा कि हम भारतवासियों के पास तो कुछ है नहीं, विदेश में अच्छी पढ़ाई है, या पहले के लोग तो कुछ जानते नहीं थे, हम पढ़ लिख के बहुत जान रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। हमारा एजुकेशन लेवल इतना तेज था कि जिस समय दुनिया में प्राइमरी एजुकेशन नहीं थी, उस समय भारत में यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन थी। जिस समय दुनिया के लोगों को चोट लग जाती, कट घाव हो जाता, प्रोविडिन आयोडीन बनाना नहीं आता था, उस समय आचार्य सुश्रुत ने हिंदुस्तान में ऑपरेशन करना सिखा दिया था। दुनिया के लोगों को साइकिल चलाना नहीं आता था, उस समय भारत के नभमंडल में पुष्पक विमान उड़ा करते थे। दुनिया के लोगों को 9 से आगे काउंटिंग नहीं आती थी, आर्यभट्ट ने शून्य देकर के दुनिया को अरबों खरबों तक गिनना सिखा दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया के लोग पटाखा बनाना नहीं जानते थे। पटाखा समझते हो ना, दीपावली पर जो फोड़ते हैं, क्या कहते हैं? फटाका। दुनिया के लोगों को फटाके का आविष्कार पता नहीं था। उस समय भारत में एटम बम यानी कि ब्रह्मास्त्र बन चुके थे। इसीलिए तो एक कवि ने एक सुंदर पंक्ति अपने भारत के लिए लिखी है,
मैं आपको सुना रहा हूं, याद कर लीजिए और आप भी कभी कभी गाइएगा। हो सकता है आपने पहले सुन रखी हो, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध वो पंक्ति है जो भारत की दिव्यता का ज्ञान कराती है कि हमारा भारत ऐसा था। सुनाऊं? जिसको आता हो वो साथ में बोलना। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। ऐसा था अपना देश, फिर से हो सकता है अगर हम अपने जीवन में एक एक गाय माता रखें, उनकी सेवा करें, उनका संग करें, उनका दूध पिए, उनका घी खाएं और उनके गौमूत्र इत्यादि का उपयोग करें तो